नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय वायुसेना ने दिया बड़ा आदेश। कहा चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चे पर ऑपरेशन के लिए हम हैं तैयार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से तनातनी के बीच उत्तर अरब सागर में भारत और जापान की नौसेनाएं करेंगी युद्ध अभ्यास, और इसी के साथ चीन और पाक दोनों की उड़ेगी नींद। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इमरान खान ने कश्मीर पर उगला जहर, तो भारत ने दिया करारा जवाब और पीओके पर अवैध कब्जा खाली करने को कह दिया। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को पीओके पर अवैध कब्जा खाली करने के लिए कह दिया है। यानी कि दोस्तों, एक तरफ लद्दाख, एक तरफ पीओके, दोनों ही मोर्चे पर हमारी देश की वायुसेना तैयार है और किसी भी वक्त आर पार का ऐलान हो सकता है। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय वायुसेना ने कहा चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर ऑपरेशन के लिए हम तैयार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को देखते हुए देश की तीनों सेनाओं की तैयारियों जोरों पर जारी है। वायुसेना ने कहा कि यदि चीन के साथ पाकिस्तान ने भी कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो दोनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वह तैयार है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना का लद्दाख में एडवांस एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं भारत का रणनीतिक एयरबेस दौलत बेग ओल्डी महज 80 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत होने पर इन दोनों एयरबेस से उड़े लड़ाकू जहाज महज 2 से 4 मिनट में उसके ठिकानों को तबाह कर देंगे। इन दोनों एयरबेस पर इन दिनों लड़ाकू जहाजों के साथ ही लड़ाकू हेलीकॉप्टरों, मालवाहक विमान और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों की आवाजाही बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। दिन के साथ ही यहां पर रात में भी ऑपरेशन करने का लगातार अभ्यास किया जा रहा है। इन एयरबेस पर सुखोई 30 MKI की गर्जना दुश्मनों को डरा रही है। वहीं विशालकाय ट्रांसपोर्ट विमान C-130J IL-76 और AN-32 लगातार इन एयरबेस समेत पूर्वी लद्दाख में सैनिक, हथियार और राशन की सप्लाई करने में जुटे हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है और स्कार्दू एयरबेस में भारत के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इस आशंका के बारे में एयरफोर्स के एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन उसकी ऐसी हिमाकत उससे बहुत भारी पड़ेगी। हम किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित और तैयार हैं। यदि चीन के साथ पाकिस्तान ने भी हमले की जरूरत की तो दोनों मोर्चों पर उन्हें जबरदस्त सबक सिखाया जाएगा। लद्दाख के कठिन पहाड़ी और ठंडे इलाके में वायुसेना की चुनौतियों पर बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि हम इस इलाके के लिए पूरी तरह ट्रेंड हैं। केवल दिन में ही नहीं, हम रात में भी किसी स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं। अधिकारी ने चीन और पाकिस्तान के वायुसैनिक ठिकानों पर हो रही हरकतों पर हमारी पूरी नजर है और दुश्मनों के किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनातनी के बीच उत्तर अरब सागर में भारत और जापान की नौसेनाएं करेंगी युद्धाभ्यास। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि भारत और जापान शनिवार से उत्तरी अरब सागर में 3 दिवसीय समुद्री अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। इससे कुछ दिनों पहले भारत ने हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अभ्यास किया था। भारत और जापान की नौसेनाएं उत्तर अरब सागर में 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेंगी। यह सैन्य अभ्यास शनिवार से शुरू होगा, यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच साजो सामान सहयोग को लेकर 9 सितंबर को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने बताया कि उक्त समझौते के बाद यह दोनों देशों के बीच होने वाला पहला सैन्य अभ्यास होगा। नौसेना ने बताया कि GMAX 20 समुद्री परिचालन के क्षेत्र में उन्नत अभ्यासों में संचालन के माध्यम से उच्च संचालन और संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा। हथियार चालन, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन और जटिल सतह पनडुब्बी रोधी और हवाई युद्ध अभ्यास से जुड़े बहुआयामी सामरिक अभ्यास दोनों नौसेनाओं द्वारा विकसित समन्वय को मजबूत करेंगे। कोरोना काल में नौसेना का अभ्यास। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिकों ने 23-24 सितंबर को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में एक अभ्यास किया था। जब भी मौका मिलता है इस तरह का अभ्यास किया जाता है। भारत ऑस्ट्रेलियाई अभ्यासों की तरह GMAX 20 भी कोविड-19 के चलते नॉन कॉन्टैक्ट एट सी प्रारूप में संचालित किया जा रहा है। भारतीय युद्धपोत चेन्नई, तेग, तारक और बेड़े की टैंकर दीपक GMAX 20 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल अपने युद्धपोतों कागा और इकाजुकी को अभ्यास के लिए भेज रहा है। बताया गया है
कि P-8I समुद्र की लंबी गश्त लगाने वाला विमान अभिन्न हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जेट भी अभ्यास में भाग लेंगे। नौसेना ने बताया GMAX-20 दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को और बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच लंबे समय तक मित्रता के बंधन को मजबूत करेगा। अमेरिका और जापान के साथ भारत द्वारा किए जाने वाले अगले मालाबार नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी तैयार है। मालाबार का अगला संस्करण जिसे कोविड-19 के कारण पहले से ही टाल दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। UNGA में इमरान खान ने कश्मीर पर उगला जहर तो भारत ने दिया करारा जवाब। POK पर अवैध कब्जा खाली करो। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने संबोधन में एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत के खिलाफ झूठ का अंबार खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने इमरान खान के संबोधन का बहिष्कार कर दिया। इमरान खान की कश्मीर पर झूठ को खारिज करते हुए भारत ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में शनिवार को राइट टू रिप्लाई में इंडिया मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजितो विनीतो ने कहा कि कश्मीर पर अब सिर्फ POK की ही चर्चा बची है और पाकिस्तान इस अवैध कब्जे को खाली करे। भारत की ओर से पाकिस्तान को जवाब देते हुए मिजितो विनीतो ने कहा, पाकिस्तान के नेता ने आज कहा कि ऐसे लोग जो नफरत और हिंसा फैलाने का काम करते हैं उन्हें गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। मगर उन्होंने जब ऐसा कहा तो हमें काफी हैरानी हुई, क्या वह खुद का ही जिक्र कर रहे थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मिजितो विनीतो ने आगे कहा, इस हॉल ने आज एक ऐसे व्यक्ति को लगातार सुना है जिसके पास खुद की ओर से दिखाने के लिए कुछ नहीं था, जिसके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिस पर वह बात कर सके, ना ही उसके पास दुनिया को देने के लिए कोई सुझाव नहीं है। हमने देखा कि इस असेंबली के जरिए झूठ, गलत खबरें, युद्ध की धमकी और द्वेष फैलाने का काम किया गया। उन्होंने पाकिस्तान पर आगे और प्रहार किया और कहा, यह वही देश है जो खूंखार और लिस्टेड आतंकियों को राज्य फंड से पेंशन देता है। जिस नेता को आज हमने सुना, ये वही शख्स है जिसने जुलाई महीने में अपनी संसद की एक बहस के दौरान आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। संयुक्त राष्ट्र में मिजितो विनीतो ने आगे कहा, जिस नेता ने आज फिर जहर उगला है ये वही है जिन्होंने साल 2019 में अमेरिका में सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि उनके देश में अभी भी 30 से 40 हजार आतंकवादी मौजूद हैं जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित हैं और अफगानिस्तान और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकवाद पर भारत के साथ आया नेपाल, संयुक्त राष्ट्र में दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सहमति अपनाने का आह्वान किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि नेपाल आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी आलोचना करता है और आतंकवाद पर जल्द एक व्यापक सहमति चाहता है। ओली ने कहा कि आतंकी गतिविधियों से केवल आम निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचती है, इसकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए। पहले से रिकॉर्डेड भाषण में नेपाली PM ने भारत, चीन या क्षेत्रीय मुद्दों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन साथ ही कहा कि काठमांडू अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि कूटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व शांति मार्गदर्शक की विदेश नीति के मानदंड ये नेपाल की विदेश नीति के आधारभूत कारक हैं। KP शर्मा ओली ने कहा कि हम सभी के साथ एकता और किसी के साथ भी शत्रुता नहीं में विश्वास करते हैं। बताते चले कि CCIT का प्रस्ताव 1996 में भारत ने ही रखा था, लेकिन इसको परिभाषित करने के मुद्दे पर मतभेद उभर आए, जिसके बाद ये आगे नहीं बढ़ सका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपना 5G नेटवर्क लगाएंगे क्वाड के देश। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच अहम बैठक। जी हां दोस्तों, चीन के आक्रामक रवैये से परेशान दुनिया के 4 देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका के बीच गठबंधन अब न सिर्फ ठोस आकार लेने लगा है, बल्कि चीन पर नकेल कसने के उपायों पर गंभीर विमर्श का दौर भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को इन 4 देशों के गठबंधन के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और इसके भावी रोड मैप पर अहम चर्चाएं हुई। इनके बीच चीन की सप्लाई चेन के स्थान पर अपनी सप्लाई चेन स्थापित करने और साझा 5G नेटवर्क लगाने पर भी बात आगे बढ़ी है। क्वाड के चारों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आगामी बैठक को देखते हुए शुक्रवार को हुई बैठक की अहमियत बढ़ जाती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहमति बनी है कि 5G नेटवर्क के लिए भरोसेमंद वेंडर कंपनियां जो इससे जुड़ी ढांचागत सुविधाएं देती हैं को बढ़ावा दिया जाएगा। सनद रहे कि 5G नेटवर्क प्रदाता चीनी हुआई और ZTI को लेकर काफी विवाद चल रहा है। जब से चीन की तरफ से भारत के साथ सीमा पर और साउथ चाइना सी में आक्रामक रवैया अपनाया जाने लगा है, तब से भारत के अलावा क्वाड के अन्य तीनों देश भी चीन की कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं। यह भी संकेत मिल रहा है कि क्वाड के चारों देश जिन कंपनियों को बढ़ावा देंगे उन्हें कई यूरोपीय, एशियाई, दक्षिण अमेरिकी देशों का भी बाजार हासिल होगा। इस बैठक में अपनी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी बात हुई। अभी चारों देशों की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन के उत्पादों पर निर्भर है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चारों देशों के बीच अहम खनिज उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स व मेडिकल सप्लाई के लिए अपने बीच एक विशेष नेटवर्क स्थापित करने
बढ़ाने के मामले में विमर्श किया गया है। अगर यह योजना परवान चढ़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एनडीआरएफ टीमें हाई अलर्ट पर। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और नेपाल में हो रही लगातार बारिश के मद्देनजर 9वीं बटालियन एनडीआरएफ की 17 टीमें राज्य के विभिन्न जिलों में हाई अलर्ट पर हैं। पटना के बिहटा स्थित एनडीआरएफ 9वीं बटालियन के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बाढ़ आपदा के खतरे के मद्देनजर एनडीआरएफ की 17 टीमें बिहार राज्य के 12 जिलों में तैनात हैं और सभी टीमों को हाई अलर्ट की स्थिति में रखा गया है, जिससे ऑपरेशनल जरूरत के वक्त लोगों को त्वरित मदद पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 4 टीमें पटना जिले में, 2 टीमें गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में और 1 टीमें क्रमशः पश्चिमी चंपारण, सारण, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भोजपुर और वैशाली जिले में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए तैनात हैं। कमांडेंट सिन्हा ने आगे बताया, हमारी सभी टीमें जिला प्रशासन से संपर्क में हैं तथा हमारे बचाव कर्मी राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए सदैव तत्पर व तैयार है। उल्लेखनीय है कि बिहार की राजधानी सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान से दोनों मोर्चों पर तैयार है भारतीय वायुसेना। सीमा पर सुखोई लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान भारतीय वायुसेना सीमा पर अपनी चौकस नजर रखे हुए भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने गुलाम कश्मीर और चीन सीमा के पास एक फॉरवर्ड एयरबेस पर Su-30 MKI लड़ाकू विमान का संचालन किया। ऐसे समय में जब यह संदेह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं, भारतीय वायुसेना दोनों मोर्चों पर एक साथ निपटने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के माध्यम से फॉरवर्ड एयरबेस से दोनों देशों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। फॉरवर्ड एयरबेस जहां से पाकिस्तान 50 किलोमीटर के आसपास और रणनीतिक दौलत बेग ओल्डी लगभग 80 किलोमीटर है। श्योक नदी के पास बने फॉरवर्ड एयरबेस जहां खारडुंग से गुजरते हुए Su-30 MKI और C-130J सुपर हेरकुल्स, आयुषिन 76 और एंटोन 32 सहित कई विमान लगातार अपनी उड़ानें भर रहे हैं। चीन के साथ चल रहे संघर्ष के मद्देनजर लड़ाकू विमान दिन और रात सीमा पर गश्त लगा रहे हैं। परिवहन विमान लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित ठिकानों में सैनिकों, राशन और गोला बारूद के साथ एयरबेस के भीतर और बाहर उड़ान भर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की चेतावनी, यदि चीनी सैनिक हमारी पोस्ट पर आए तो गोली चलाने से नहीं हिचकेंगे। जी हां दोस्तों, लद्दाख में LAC पर तनातनी के बीच भारत ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर PLA के जवानों ने हमारी LAC पोस्ट पर आने की गुस्ताखी की तो इंडियन आर्मी के सिपाही सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में फायरिंग करेंगे। यह जानकारी सरकार के सूत्रों ने दी। सरकारी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गलवान घाटी में हुई घटना के बाद से भारत ने चीन को टूक कहा है कि यदि चीन के सैनिक हमारी पोस्ट पर आते हैं तो हमारी सेना के जवान सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाएंगे। गलवान की घाटी के बाद चीन ने बड़ी संख्या में भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपने सैनिकों को तैनात किया है। लिहाजा भारत ने ड्रैगन को कड़ा संदेश दिया है कि अगर दोबारा फिर ऐसा हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। गलवान में हुए गतिरोध के बाद से साफ जाहिर हो गया कि चीन द्वारा की जाने वाली शांति की अपील जैसे शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन बार बार भारतीय सैनिकों को अपनी हरकतों से उकसा रहा है और अब इसीलिए भारत ने PLA को साफ तौर पर जाहिर कर दिया है, हम उसकी गीदड़ बबकियों से नहीं डरेंगे। गौरतलब है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण पर जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन तनाव कम करने के लिए चीन को एक व्यवहारिक प्रस्ताव दिया है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि पिछले दिनों मोल्डो में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के दौरान भारत ने कहा कि चीनी पक्षों को सभी जगहों से पीछे हटना चाहिए। भारत के मुताबिक देपसांग के मैदान से लेकर पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से तक सभी जगहों पर चीन को पीछे हटना चाहिए। यह प्रक्रिया चयनात्मक तरीके से नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीन इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है कि चीनी सेना पहले LAC पर पीछे हट जाए। उसका कहना है कि भारतीय सेना को पहले दक्षिणी पैंगोंग त्सो इलाके से पीछे हटना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा आतंकवाद मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन। जी हां दोस्तों, जिनेवा में ह्यूमन राइट काउंसिल के 45वें सत्र में भारत के राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारतीय स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान को जमकर धोया। सेंथिल ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि 1947 में पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 23% थी, जो अब घटकर बेहद कम रह
गई है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में वास्तविक कश्मीरियों को निकालकर डेमोग्राफी में बदलाव किया जा रहा है। सेंथिल कुमार ने कहा, मैं काउंसिल का ध्यान पाकिस्तान के जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा की ओर खींचना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों को उपदेश देने से पहले पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि आतंकवाद मानवाधिकार उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध का सबसे खराब स्वरूप है। मानवाधिकार पर पाठ की जरूरत नहीं है, जो आतंकवाद की नर्सरी और केंद्र के रूप में जाना जाता है। उधर यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर जुनैद कुरैशी ने भी इसी मंच से पाकिस्तान को बेनकाब किया। उन्होंने कहा, 1980 के आखिरी वर्षों से पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपने आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद में इस्तेमाल करती रही है। क्या पाकिस्तान को इसके बाद भी जाने दिया जा सकता है, जबकि इसने हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ा, मेरे हजारों कश्मीरी साथियों की हत्या का आदेश दिया, छद्म युद्ध में हमारे युवाओं का मोहरा बनकर शोषण किया और अपनी आतंक नीति के जरिए हमारी स्वायत्तता को कमजोर करने की कोशिश करता रहा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाएगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद को वह संयुक्त राष्ट्र के मंच पर नहीं उठाएगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्ष इस विवाद का समाधान द्विपक्षीय बातचीत के जरिए कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने एक बयान में कहा, दोनों देश इतने परिपक्व हैं कि आपसी विश्वास मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के जरिए द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से इसका विवाद का समाधान कर सकते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा कराने की भारत मांग करेगा अथवा नहीं, इस पर त्रिमूर्ति ने कहा, हम इस मुद्दे का समाधान करने के लिए पहले से ही द्विपक्षीय रूप से काम कर रहे हैं। हमारे द्विपक्षीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र की कोई भूमिका नहीं हो सकती। दरअसल पूर्वी लद्दाख में LAC पर सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच पिछले करीब 4 महीनों से तनाव बरकरार है। इसका समाधान करने के लिए दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की मुलाकात से लेकर अब तक कई चरण की बातचीत हो चुकी है। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने के प्रस्ताव को भी यह कहकर ठुकरा दिया था कि इसका समाधान द्विपक्षीय बातचीत के जरिए किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, 3 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव, तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 71 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर चुनाव के दौरान एक बूथ पर 1000 मतदाता ही होंगे। मतदान के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख PPE किट्स, 7 से 6 लाख बेडशीट्स, 23 लाख हेड ग्लव्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार की 243 सीटों में से 38 सीटें SC वर्ग और 2 ST वर्ग के लिए सुरक्षित है। इसी के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के समय को भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के बजाय इस बार 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा कोरोना मरीज भी मतदान कर सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार को लेकर भी गाइडलाइन तैयार की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ किसी के घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे का दावा, बिहार में कहीं से भी जीत सकता हूं चुनाव। जी हां दोस्तों, 3 दिन पहले VRS ले चुके बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने दावा किया कि वो बिहार की किसी भी सीट से चुनाव जीत सकते हैं। पांडे ने कहा कि एक अभियान के तहत लगातार उनका नाम राजनीति से जोड़ा जा रहा था। राजनीति करना अपराध नहीं है और अगर उन्हें राजनीति करनी होगी तो किसी अभियान चलाने वाले से पूछने नहीं जाएंगे। पांडे ने कहा, लोग बड़ी संख्या में मेरे पास आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि अगर मुझे राजनीति में आना है तो मुझे उनके जिले से चुनाव लड़ना चाहिए। हर कोई मेरे बहुत करीब है, यह जनता का फैसला होगा। अगर वे मुझे चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊंगा। उन्होंने कहा कि वह 1-2 दिन में तय करेंगे कि उन्हें राजनीति करनी है या नहीं। राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। अब तक 14 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का न्योता दे चुके हैं। वहीं पांडे ने कहा कि अगर वो पद नहीं छोड़ते तो चुनाव आयोग उन्हें हटा देता। ये बेहद अपमानजनक होता क्योंकि कुछ लोग मेरे खिलाफ अभियान चला रहे थे। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वह राजनीति में आना उनके गृह जिले के लोगों की इच्छा से होगा। उन्होंने कहा, बक्सर मेरा गृह जिला है जहां मेरा जन्म और परवरिश हुआ था।
यह उनका निर्णय होगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि प्रत्येक जिले में पार्टी के स्थानीय कैडरों को अंतिम रूप से यह चुनना होगा कि उनकी विधानसभा सीटों में से कौन उम्मीदवार होगा। राज्य के एक शीर्ष पार्टी नेता के मुताबिक पार्टी ने इस उद्देश्य के लिए गुप्त मतदान के लिए बुधवार को पटना में 10 बड़े हॉल बुक किए थे। ब्लॉक टू स्टेट लेवल पार्टी कैडर्स को विधानसभा सीट उम्मीदवार चुनने के लिए गुप्त बैलेट के जरिए होने वाले मतदान के लिए 3 नाम देने का विकल्प दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी बोले एनडीए की बनेगी सरकार, महागठबंधन की सीटों की संख्या में आएगी कमी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए बम्पर संख्या से अपनी सरकार बनाएगी, महागठबंधन की सीटों की संख्या में काफी कमी आएगी, विकास का मुद्दा चुनाव में मुख्य रहेगा, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में 30,000 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42,000 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में 33,500 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।